गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग की चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले वाले टॉपिक में या इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल यानी कि बेसिक्स जानकारी शेयर की थी। आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत है कि किसी भी यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचनात्मक जानकारी यानी कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी हम चाहते हैं, उसके लिए उस सैंपल को किसी फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी पर रखा जाता है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है। जिस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर रेडियो विकिरणों का अवशोषण होता है, वहाँ पर हमें सिग्नल प्राप्त होता है और उसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सामान्यतः प्रोटॉन किस चुंबकीय तीव्रता पर रेडियो आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एब्जॉर्बेंस करेंगे, यह उन प्रोटॉनों के रासायनिक वातावरण यानी कि केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। तो सरलतम स्थिति में माना हम CH प्रोटॉन की कल्पना करते हैं। अब यह प्रोटॉन जो है वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी गोलाकार पथ में घूमते हैं और इन आवेशित कणों के गोलाकार पथ में घूमने पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र को हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। अब प्रोटॉनों पर पड़ने वाले ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का ये इंड्यूस्ड फील्ड अपोज करता है और इस प्रकार ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से CH प्रोटॉनों का परिरक्षण करते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार जब प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण हो जाता है तो वे उस चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते जिस पर वे परिरक्षण की अनुपस्थिति में करते, बल्कि क्या करते हैं, उससे थोड़ा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। तो किसी प्रोटॉन का बंधी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना अधिक परिरक्षण होता है, उस प्रोटॉन द्वारा विकिरणों का अवशोषण उतने ही उच्च क्षेत्र की ओर खिसकता चला जाता है, अपफील्ड की ओर खिसकता चला जाता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से प्रोटॉन का कितना अधिक परिरक्षण होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। यदि एक CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी करने वाला यानी कि +I प्रभाव वाला समूह जैसे एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि CH प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और सिग्नल जो है अपफील्ड हो जाता है। इसके विपरीत यदि CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी कि -I प्रभाव वाला समूह जैसे क्लोरीन आदि जुड़ा हुआ हो तो उस CH प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी घट जाती है और इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ये प्रभाव डीशील्डिंग इफेक्ट कहलाता है और ऐसी स्थिति में उस प्रोटॉन का अवशोषण अपेक्षा से निम्न चुंबकीय क्षेत्र में होता है और प्रोटॉन का सिग्नल हमें डाउनफील्ड प्राप्त होता है। जैसे RCH2R यानी कि एल्किल समूह लगा दिया तो एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण CH2 समूह का परिरक्षण हो जाएगा, यानी कि एल्किल समूह जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, +I प्रभाव है, तो CH2 के प्रोटॉन के चारों तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये जो प्रोटॉन है वो जिस क्षेत्र में अवशोषण करते बल्कि उससे उच्च क्षेत्र में यानी कि अपफील्ड सिग्नल प्राप्त होगा। जबकि RCH2Cl में क्लोरीन समूह के -I प्रभाव के कारण क्या होगा, CH2 समूह का डीशील्डिंग हो जाएगा और वह निम्न क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करेगा। अब किसी अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस प्रकार इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का
निकटवर्ती प्रोटोनों पर शील्डिंग इफेक्ट होगा या डीशील्डिंग इफेक्ट होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसमें प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ पर है। जैसे एसिटल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो CH प्रोटोनों का ये डीशील्डिंग करता है, जबकि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो CH प्रोटोनों का शील्डिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों की वलय में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से रिंग करंट इफेक्ट यानी कि वलय धारा प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पन्न प्रेरित बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटोनों को डीशील्ड कर देती है, जिससे सिग्नल क्या होगा, अपन को डाउनफील्ड मिलेगा। अतः कहा जा सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ है, इस बात का निर्धारण होता है कि प्रोटोनों का रक्षण होगा या विपरिरक्षण होगा। यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसके सापेक्ष प्रोटॉन की पोजीशन इस बात को डिसाइड करेगी कि प्रोटोनों की शील्डिंग होगी या डिशील्डिंग होगी। तो एसिटिलीन में प्रोटोनों की स्थिति इस प्रकार होती है कि वे प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा ढक जाते हैं, यानी कि इनका शील्डिंग होगा। इसलिए एसिटिलीन और 1 एल्काइन जो होती है वो अप फील्ड यानी कि हाई फील्ड में सिग्नल दर्शाती है। इसके विपरीत जो एल्डिहाइड है, एरोमेटिक यौगिक है, उनमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं, प्रोटॉन जो है उनसे बाहर रहते हैं और डीशील्ड हो जाते हैं। इस कारण एल्डिहाइड और एरोमेटिक यौगिक जो है वो अत्यंत निम्न क्षेत्र में सिग्नल दर्शाते हैं, यानी कि डाउनफील्ड सिग्नल दर्शाते हैं। तो यदि एल्केन, एल्कीन और एल्काइनों के प्रोटोनों की तुलना करें तो sp3, sp2 व sp कार्बन परमाणु की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के कारण इनका जो अवशोषण है वो क्या होगा, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर खिसकता चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी प्रोटॉन की तरफ कम होती चली जाती है, नाभिक की ओर कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे सिग्नल जो है आपके डाउनफील्ड की ओर जाएगा। ठीक है।